अगर एक महिला को लेकर बात की जाए कि पत्रकारिता में क्या क्या चुनौतियां आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो चुनौती आपके घर से शुरू होती थी कि आप इस प्रोफेशन में क्यों जाना चाह रहे हो। जो कैमरामैन होते थे कई बार वो हम लोगों के साथ रिपोर्टिंग पे जाना पसंद नहीं करते थे। जब हम रिपोर्टिंग करके आ जाते थे तो वो हमसे बोलते थे आज क्या चिड़िया मारी। जब मैं बॉस बनी तो हर किसी से एक सवाल ये भी किया जाता था वहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कि मैडम के साथ काम कर लोगे, मतलब उनको फीमेल बॉस भी नहीं पसंद। अब जब भाषाई ज्ञान कितना बदल चुका है, क्या वो हिंदी अपना मूल रूप खो चुकी है? अखबार की हिंदी आज बदली है, इन 200 सालों में काफी बदली है और टेलीविजन की उससे भी ज्यादा बदली है। और जो आप ये इंग्लिश बोल रही हैं ये बहुत तेजी से आ गया है। एआई हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो सिद्ध नहीं हो रहा है? एआई के कई सारे प्लस हैं कि वो हमको काम करने में बड़ी तेजी से हेल्प करता है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। अभी बरगी डैम के हादसे की बात हो रही थी, जो पहला फोटो आया है जिसमें फूल डले हैं, वो उस महिला का शरीर ऊपर है, उसमें वो बच्चा लाइफ जैकेट में नहीं बंधा। लेकिन अगर बहुत क्लियरली उसे देखा जाए तो फोटो इतनी तेजी से ट्रोल नहीं होगी। नमस्कार। वीर भारत तत्वाधान के तहत साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता यूनिवर्सिटी है उनके साथ में आज ये पॉडकास्ट शूट किया जा रहा है। हम उपस्थित हैं भारत भवन के प्रांगण में। यहाँ मनाया जा रहा है पत्रकारिता के 200 वर्ष पूर्ण होने की उपलब्धियाँ, जहाँ मौजूद हैं देश के विभिन्न साहित्यकार, पत्रकार, कार्टूनिस्ट और साथ ही साथ वो विभिन्न चेहरे जिन्होंने पत्रकारिता को नया आयाम दिया। हम इनसे मिलते हैं और जानते रहते हैं इनके विषय में। इसी तहत आज मैं अपने आप को बेहद गौरवान्वित फील कर रही हूँ। जी हाँ, मेरे सामने मौजूद है वो चेहरा जो कि किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं आपको मिलवाना चाह रही हूँ और इनका स्वागत भी करना चाह रही हूँ। सुश्री दीप्ति चौरसिया जी, चीफ एडिटर लाइव India.News। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम ही काफ़ी है पत्रकारिता के लिए। आपने ज़िंदगी के बेहद स्वर्णिम वर्ष अपने दिए हुए टीवी को लेकर। अगर एक महिला को लेकर बात की जाए कि पत्रकारिता में क्या क्या चुनौतियाँ, चूँकि जो देश है वो नो डाउट बरसों बरस से बीत चुका है कि हम पुरुष प्रधान देश में जी रहे हैं, और जब पत्रकारिता जैसा एक ऐसा आयाम जहां पर सिर्फ पुरुष आधिपत्य था, अब जबकि महिला वहां पर वर्चस्व अपना कायम किए हुए हैं, आप कैसे देखती हैं कि क्या क्या चुनौतियां एक महिला को लेकर? बहुत चुनौतियां थी। सबसे पहले तो चुनौती आपके घर से शुरू होती थी कि आप इस प्रोफेशन में क्यों जाना चाह रहे हो। तो घर की चुनौती तो हमने बहुत आसानी से पार कर ली थी, लेकिन जो दूसरी चुनौती थी वो न्यूज़ रूम की चुनौती थी। न्यूज़ रूम की चुनौती ये थी कि जब बिट डिस्ट्रीब्यूशन होता था तब जो मतलब मेरे अपने अनुभव है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तब हमारे बॉस जब सारे रिपोर्टर के नाम लेके बैठते थे तो जो फीमेल जर्नलिस्ट थी, मैं और मेरी एक कुलीग थी, उनके सामने वही कल्चर, आर्ट और जितने भी मेल जर्नलिस्ट थे, बीजेपी जो मतलब हमारे साथ के जो बॉयज़ हुआ करते थे, बीजेपी, कांग्रेस, फला वाला, बड़ी बड़ी बिट दे दी जाती थी उनको। तो शुरुआत जो होती थी, जिसको आप बोल रहे हैं पुरुष प्रधान, बल्कि हम कॉमन भाषा में बोले तो जेंडर बायसनेस, बिल्कुल तो बिल्कुल वो वहीं से शुरू होती थी। जो कैमरामैन होते थे कई बार वो हम लोगों के साथ रिपोर्टिंग पे जाना पसंद नहीं करते थे। जब हम रिपोर्टिंग करके आ जाते थे तो वो हमसे बोलते थे आज क्या चिड़िया मारी। तो इस तरह की समस्याओं को, और ये भी होता था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज 2 लड़के रिपोर्टर हैं और 2 लड़कियां हैं, तो उन 2 लड़कों को हमसे 3 महीने पहले उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता था। बताइए। तो ये सब भी हमारे साथ हुआ है। तो चुनौतियां बहुत रहीं, बहुत सारी चुनौतियों को हमने फेस करा। और उसके बाद एक चुनौती और आई, जब मैं बॉस बनी तो हर किसी से एक सवाल ये भी किया जाता था वहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से कि मैडम के साथ काम कर लोगे, मतलब उनको फीमेल बॉस भी नहीं पसंद। सही। तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करा, सब कुछ करा, पर मुझे लगता है कि शायद अब न्यूज़ रूम बदल गया होगा, क्योंकि वो स्थितियाँ अब न्यूज़ रूम में नहीं होनी चाहिए। लड़कियों ने भी अपनी पहचान बनाई है, लड़कियों ने अपने काम से अपना लोहा मनवाया है। तो अब वो स्थितियाँ अब शायद नहीं होनी चाहिए जो हमने फेस किया। हमने समाज की चुनौती झेली, हमने अपने ऑफिस की झेली, इसके बाद जब हम फील्ड पे रहे तो झेली। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही कि उन चुनौतियों से हम लगातार 2-4 होते रहे। जी। उद्दंत मार्कंड एक ऐसा अखबार जिसको कहा जाता है कि पत्रकारिता का उन्होंने स्तंभ स्थापित किया। 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस कालांतर में लगातार समय के परिवर्तन को लेकर अब जब भाषाई ज्ञान कितना
बदल चुका है, कितना स्थिरता है हिंदी को लेकर, वो मैं जानना चाहूँगी कि पत्रकार अब, क्योंकि इंग्लिश का दौर चल चुका है और उसमें इंग्लिश ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ है, तो क्या वो हिंदी अपना मूल रूप खो चुकी है या बनाए हुए है, ये आपसे जानना चाहेंगे। देखिए 200 साल में तो बहुत कुछ बदला, देश बदला, दुनिया बदली, सब कुछ बदला, लेकिन जहाँ तक लैंग्वेज की बात है तो जो अखबार की हिंदी है वो तो हमेशा से अलग ही थी, वो क्लिष्ट भी थी, वो क्योंकि वो संस्कृत से भी जुड़ी हुई थी, तत्सम थी वो, जैसी मतलब जैसे उसका उद्भव हुआ था वो तद्भव टाइप की थी, मतलब जो जैसी थी वैसी थी कुल मिला के जिसको कहते हैं, तो वो पढ़े लिखे लोगों के लिए थी। अखबार की हिंदी आज बदली है, इन 200 सालों में काफ़ी बदली है, और टेलीविज़न की उससे भी ज़्यादा बदली है। और जो आप ये इंग्लिश बोल रही हैं ये बहुत तेज़ी से आ गया है, क्योंकि अब एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते थे ना, पीढ़ी परिवर्तन हो गया। लेकिन आजकल डिजिटल में बोला जाता है जेन जी है, ये मिलेनियर है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, तो वो जो आ गए हैं वो इसी हिंदी को यूज करते हैं। तो जब न्यूज रूम की एज आज की तारीख में लगभग मैं मानती हूँ 30 से 35 साल हो गई एवरेज, तो इन शब्दों का इस्तेमाल बहुत तेजी से, पेपर में तो अभी नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर में, क्योंकि उसमें लोकल लैंग्वेज शुरू से यूज होती थी। जैसे जब मैं दिल्ली से भोपाल आई थी तो कुछ मैंने एक हेडलाइन देखी तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्या बेर पीपल आंवला उठो देव सांवला, आंवला नवमी की स्टोरी का हेडलाइन था। तो मैंने कहा ऐसी भी हेडलाइन होती है। फिर समझ में आया कि लोकल लोगों को वो उसी से कनेक्ट करते हैं। तो जो इंग्लिश शब्द है ये टेलीविजन में जरूर आने लगे हैं बहुत सारे, बहुत क्लियर हिंदी नहीं लिखी होती है। जैसे पुंडुचेरी के रिजल्ट आ रहे हैं, पांडिचेरी हम लोग बोला करते थे, पुंडुचेरी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, लेकिन वो इतने गलत तरीके से उसको लिखा गया था, क्या पांडुचेरी या पुंडुचेरी टाइप से कुछ, तो भी उसका ना प्रोनाउंसिएशन उससे मैच कर रहा था, ना वो लिखी हुई हिंदी मैच कर रही थी। और एक नहीं, मेरे ख्याल से मैंने कई सारे चैनलों में देखी। तो हाँ, मैं मानती हूँ कि ये एक समस्या है। या तो फिर हमारी पूरी सोसाइटी उस जेन जी को समझने लगे कि भाई उनके वर्ड्स क्या हैं। सपोज मैं अपनी बेटी की बात करूँ, वो भी जेन जी है, लेकिन जब वो लिखती है वो ब्रो बोलती है, उसके लिए पहला शब्द ब्रो, फिर दूसरा आईडी के, मैंने कहा ये क्या होता है, तो पता चला आई डोंट नो। तो उनकी लैंग्वेज वैसी ही है। और अगर ये लैंग्वेज न्यूज़पेपर में तो कम असर कर रही है, लेकिन ये लैंग्वेज कहीं ना कहीं टीवी पर जरूर असर करती हुई दिख रही है। तो चुनौतियां हैं, जैसे अभी भी हमारी बात हो रही थी कि डिजिटल के आने से काफ़ी चुनौतियां हैं। तो मुझे लगता है कि जो एक बॉस होता है या जो एक एडिटर होता है, जो सीनियर होता है, उसे पता है कि सही हिंदी क्या है। और अच्छा, अब एक और समस्या हो गई है जो मैं अपने ऑफिस में भी देखती हूँ कि मैंने कहा आपने हिंदी का शब्द गलत लिखा। नहीं मैडम, मैंने तो एआई से चेक किया। ये अब एआई कितना सही बता रहा है ये कौन तय करेगा? ये कौन तय करेगा? तो ये समस्या है और ये एक चुनौती भी है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान है तो हिंदी के साथ इतनी नाइंसाफी तो नहीं होगी, आगे पीछे बेहतर ही होगा। जी बिल्कुल। हम अब आ रहे हैं सोशल मीडिया में, और जैसे कि अभी आपने बात करा एआई, लगातार देखने को मिल रहा है कोई एक चीज ट्रोल होनी शुरू हुई, पता ही नहीं चलता कि वो फोटो, वो न्यूज़, वो सही है या नहीं है, लेकिन शायद वो घंटे 2 घंटे के अंदर वो जो 150 करोड़ जनता है, आबादी है, सब तक पहुंच जाती है। एआई हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो सिद्ध नहीं हो रहा है? देखिए, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नया सिस्टम आता है, नया रूल आता है, तो वो अपने साथ एक नहीं 2 चीज़ें लाता है। उसके प्लस भी होते हैं और उसके माइनस भी होते हैं। एआई के कई सारे प्लस हैं कि वो हमको काम करने में बड़ी तेज़ी से हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ों में बहुत तेज़ी से हेल्प कर देता है, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हैं। और उसमें जो नुकसान है ये सबसे बड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्म्स बनाए हैं कि अगर कोई चीज़ एआई जनरेटेड है तो आपको उसमें टैग लगाना पड़ेगा कि ये एआई जनरेटेड है। कई सारे नॉर्म्स सरकार बना रही है, लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। और दूसरी गलती कहाँ होती है, जैसे जब मैं इंडिया न्यूज़ में थी तो नया नया व्हाट्सएप शुरू हुआ था, और मेरे नेचर में क्या था कि मैं व्हाट्सएप की किसी भी स्टोरी को बड़ी शक की नज़र से देखती थी, आखिर ये सही है कि नहीं, फोन लगाओ, पता करो, फुटेज चेक करो। तो मुझे लगता है कि एआई के दौर में फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट चेक भी आता है, आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो ये बता सकते हैं कि ये फोटो सही है या गलत। और जैसे अभी बरगी डैम के हादसे की बात हो रही थी, बरगी डैम के हादसे में जो एक महिला का फोटो आया वो किसी वेब सीरीज का फोटो था, और उसमें एक बहुत बड़ा फैक्ट था जो किसी ने समझा नहीं, कि उस महिला ने
मतलब माँ ने बच्चा ना डूबे अपने साथ उसको लाइफ जैकेट में बांधा। हाँ। लेकिन जो पहला फोटो आया जिसमें फूल डले हैं, वो उस महिला का शरीर ऊपर है, उसमें वो बच्चा लाइफ जैकेट में नहीं बंधा। लेकिन अगर बहुत क्लियरली उसे देखा जाता या उस फैक्ट को पढ़ा जाता तो फोटो इतनी तेजी से ट्रोल नहीं होती। फिर जो दूसरा फोटो आया, असली फोटो, उसमें वो बच्चा जैकेट में बंधा हुआ था। तो ऐसा नहीं है, अगर परेशानियां हैं तो परेशानियों को, या कह सकते हैं दिक्कतें हैं, या कोई भी वो है जैसे कि कैसा सही है क्या गलत है, इसको चेक करने के भी टूल्स आते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके जरिए हम चेक कर सकते हैं क्या सही है और क्या गलत। मतलब बात वही है कि बहुत जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी ना करें। फिर से वहीं पर आ जाती हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी के अमूल्य समय टीवी को दिए। अब आप टीवी को कहाँ देखती हैं और सोशल मीडिया को कहाँ देखती हैं? टीवी का क्या भविष्य आपकी नज़र में, और सोशल मीडिया को लेकर जो आने वाली हमारी जो जनरेशन है वो कितना स्थिर है कि हाँ उनका भविष्य सिक्योर है? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि टीवी का भविष्य कभी मतलब सिक्योर्ड है। मैं नहीं मानती कि कोई भी मीडियम या कोई भी तौर तरीका या कोई भी तरीका हो वो बदलेगा। जैसे आज हमारा रेडियो अभी भी चलता है, ठीक है, न्यूज़पेपर आज भी पढ़े जाते हैं। जब टीवी आया तो बोले न्यूज़पेपर खत्म होंगे। मैंने 97-98 का पास आउट करा एमसी में, तो 97-98 वो दौर था जब टीवी अपनी शैशवावस्था में था। तो अरे अब तो न्यूज़पेपर खत्म हो जाएंगे, अरे लोग तो दिन में ही न्यूज़ देख लेते तो अगले दिन कौन पढ़ेगा। लेकिन नहीं खत्म हुए। आज 97-98 इतने साल बीत गए, नहीं खत्म हुए। उसके बाद आया सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया बेसिकली कुछ ही पत्रकार ऐसे हैं जो सच में बहुत पुराने पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे अपने यूट्यूब चला रहे हैं। हाँ, तो सोशल मीडिया या तो उनके नाम से बेहतर आप मान सकते हैं कि ऑथेंटिक होगा, और कुछ ऐसे हैं जिनको आज बोला जा रहा था जो लोकल के लोग हैं, तुरंत दिखाना शुरू करते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ। कुछ ऐसे हैं जो उनको जो अच्छा लगता है वो उसको अपने हिसाब से बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन वहाँ बैठ के बताते हैं कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बननी चाहिए, क्या जोड़ तोड़ होना चाहिए, भारत में क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। वो ये भी बता देते हैं कि ईवीएम पे एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा, वो आपके मोबाइल से अटैच है। तो ये कम से कम इतना समझ हमारे वोटर, हमारी जनता के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा मुझे लगता है कि इसको फिल्टर होना बहुत ज़रूरी है डिजिटल को, और जो पढ़ा लिखा पत्रकार अगर डिजिटल पर आएगा तो वो अपने आप फिल्टर होता जाएगा, क्योंकि वो पढ़ के आया पत्रकार है, वो यूट्यूब का बनाया पत्रकार नहीं है। और डिजिटल पे लैंग्वेज का भी बहुत ध्यान रखना होगा। जैसे किसी भी कंटेंट पे यूट्यूब अगर आपने कुछ वायलेंस डाली है तो उस कंटेंट को हटा देता है, फेसबुक हटा देता है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा एक लैंग्वेज का वो भी बनना चाहिए। कुछ भी लिख दिया जाता है, कुछ भी बोल दिया जाता है और बड़ी तेज़ी से वो चलता रहता है उसी तरीके से कि फला ने फला की लंका लगा दी, फला ने फला की बाट लगा दी। इस तरह के थंबनेल दिखाई देते हैं जो शायद बहुत अच्छे मैं नहीं मान सकती हूँ। तो लैंग्वेज के लिए तो थोड़ी बहुत मर्यादाएं रखनी होगी। अगर वो जिंजी है तो भी अपनी लैंग्वेज बोलें, लेकिन मर्यादाओं के साथ रखें। आप आज भारत में उन नामों में गिनी जाती हैं जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। आप जो आज के हमारी आने वाली जो हमारी जो गर्ल्स हैं उनको क्या कहना चाहेंगी कि क्या बहुत खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है? कि अगर टीवी के सामने लोगों को कहा जाता है कि मीडिया में अगर आप जा रहे हैं तो आपको बहुत खूबसूरत फिगर होना चाहिए, खूबसूरत चेहरा होना चाहिए, तभी जाके आप मीडिया में जा सकते हैं, तो कितना ज़रूरी है ज्ञान और कितना ज़रूरी है वो खूबसूरत चेहरा? मेरे ख्याल से जब मैं मीडिया में आई थी तो मुझे पता ही नहीं था मैं कैसी दिखती हूँ जी। और जब कभी चुनावी रैली कवर करती थी तो जो पहले करती थी और जो बाद में करती थी उस पीस टू का अंतर अलग से दिखता था, चेहरा इतना ज़्यादा जल जाया करता था। तो सुंदरता कभी मायने नहीं रखती, सुंदरता होती है आपके काम में। जरूरी नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब आप स्क्रीन के सामने खड़े होते हैं तो आप जो बोल रहे हैं उसको आपको ऑडियंस कितने ध्यान से सुन रहा है। मैं यहीं पर आज तक में थी तब मैंने एक बहुत ऐसा टॉप पहना था जो गर्लिश टॉप था और उसको लेकर मैं बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग कर रही थी कि उमा भारती अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन करेंगी ये वो। और जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे बॉस ने मुझे एक लाइन बोली कि इस तरह का ड्रेसअप में अगर कैबिनेट पे बोलोगी तो कोई तुमको सुनेगा नहीं। मतलब ये कि मुझे अपना गेटअप ड्रेसअप सब बेहतर रखना है। जरूरी नहीं, क्योंकि ईश्वर ने सबको बनाया है, हम चेहरे में क्या बदलाव करेंगे, जो ईश्वर ने दिया वही चेहरा है। बस हमें अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा डिक्शन जिसे हम शब्दों का चयन बोलते हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए और हमारे पास इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। सुंदरता इन्हीं सब चीज़ों में है, अपने काम में है। बहुत ही अच्छा लगा तो आपसे बात करके। मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन है वो ऐसे स्तंभ को सुने
तो सच में उन्हें बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। आपसे भी मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला और अपने आप को बेहद फिर से कहूँगी कि गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज दीप्ति चौरसिया जी मेरे सामने हैं और मैं पूर्वा राय सच में आज आपसे मिलकर बेहद हतप्रभ महसूस कर रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आप लगातार देखते रहिए। जी हाँ, ये पॉडकास्ट सीरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे ऐसे ही विभिन्न चेहरे जो आपके लिए कीर्ति स्तंभ स्थापित किए हुए हैं। नमस्कार।